अस्सलामुअलैकुम। आज हम जो पढ़ेंगे वो है अप्रोच एम्प्लॉयमेंट पेंशन और एन्युटी स्कीम। जैसे सेक्शन है सेक्शन 2 सब सेक्शन 3D। एनी एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड रिटायरमेंट स्कीम विच मेक्स पेंशन और एन्युटी periodically payments to its beneficiaries and is approved under Income Tax Ordinance 2001 are known as approved employment pension और annuity scheme। इसका मतलब कोई भी एम्प्लॉयमेंट जिसमें क्या हो, रिटायरमेंट के रिलेटेड कोई स्कीम हो, जिसमें आप रिटायरमेंट के रिलेटेड क्या स्कीम है कि आप रिटायर होंगे तो आपको कुछ पैसे दिए जाएंगे एज ए पेंशन या एज एन्युटी। एन्युटी का मतलब होता है सीरीज ऑफ पेमेंट, मतलब एक महीने भी मतलब लगातार सीरीज ऑफ पेमेंट को जो कहते हैं एन्युटी स्कीम। जब एनी एम्प्लॉयमेंट मतलब कोई भी मुलाजमत जिसमें आपको रिटायरमेंट तरह कोई स्कीम दी जाए वो जो पेंशन और एन्युटी पे जहाँ पर आपको पेंशन दी जाए रिटायरमेंट के बाद और एन्युटी कहते हैं पेमेंट हुई जाए पीरियडिकली पेमेंट। इट्स बेनिफिशियरी कौन है, जो पेंशन लेने वाला है। और ये प्रूफ कब होती है, किसके अंडर होती है? प्रूफ होती है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के अंडर आती है। और इसको एम्प्लॉयमेंट पेंशन और इसको किसके नाम से जाना जाता है? अप्रूव एम्प्लॉयमेंट पेंशन और एन्युटी स्कीम। Such of example of such scheme include an approved superannuation fund, a public sector pension scheme, employees old age benefit scheme। जो इसकी अप्रूव एम्प्लॉयमेंट पेंशन और एन्युटी स्कीम के एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में क्या होता है, स्कीम इंक्लूड क्या है? अप्रूव सुपरनेशन फंड, सुपरनेशन ये हम नीचे पढ़ेंगे, एग्जाम्पल दे रहे हैं अभी। A public sector pension scheme और एम्प्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट स्कीम, ये इसकी एग्जाम्पल है। इसमें आपने याद करने पेपर के हवाले से आपको पता हो कि इसका सेक्शन क्या है और यहाँ तक आपको आता हो कि इसका मतलब क्या है। एन एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड टू रिटायरमेंट स्कीम विच मेक्स पेंशन और एन्युटी periodically payments to its beneficiaries and is provided under and is approved under Income Tax Ordinance 2001। इसको आपने याद करना, यहाँ तक आपने मतलब ऐसे याद करना जैसे आपको ABC याद होती है ना ऐसे। और इसका सेक्शन भी बात है अप्रूव्ड सुपरनेशन फंड। सुपरनेशन फंड और ये जो है एम्प्लॉयमेंट पेंशन फंड या एन्युटी स्कीम, इसमें सबसे पहले हम जानते हैं फ़र्क क्या है। फ़र्क ये है कि ये सिर्फ बता रहे हैं पेंशन भी बंदे को दी जाती है। पेंशन मतलब यहाँ पे सिर्फ इस सेक्शन 2 सब सेक्शन 3D में ये बताया गया है कि एम्प्लॉयमेंट पेंशन किसको कहते हैं और एन्युटी स्कीम क्या चीज़ होती है। जो हमने एग्जांपल दिया बस इसको हमने कहा था कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पे हमने कहा था सुपरनेशन फंड होता है, पेंशन के हवाले से क्रिएट किया जाता है। तो हम अब देखें सुपरनेशन फंड मतलब ये जो है इसकी टाइप है। ये सुपरनेशन जो फंड है ये पेंशन की एक टाइप है। तो अब हम इसको देखते हैं। सुपर फंड आर आल्सो मेंटेन्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड अ बेनिफिट टू देयर एम्प्लॉयज आफ्टर रिटायरमेंट। सुपरनेशन फंड जो होता है ये मेंटेन किया ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करती हैं, किसके लिए? जाहिर सी बात है ये किया जाता है एम्प्लॉय के बेनिफिट देने के, जब रिटायरमेंट हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। रिटायर कब होंगे? जब उनकी सर्विस पूरी हो जाएगी। The amount in this fund is continuously contributed by the employer। जो इस फंड में अमाउंट जो की जाती है कंट्रीब्यूट, वो लगातार कंटिन्यूसली कंट्रीब्यूट कौन से एम्प्लॉय कौन है? जो आपको नौकरी देने वाला होता है। और these amounts are paid to the employees as annuities or pension after their retirement।
or if they become invalid before retirement. ये जो अमाउंट है ये का पे की जाती है एम्प्लॉयज़ को कैसे एज एनुटीज सीरीज ऑफ पेमेंट और पेंशन में मतलब 8 महीने के बाद मिलती है जब आप बंदा रिटायर हो जाए। रिटायर करते बाद आपकी सर्विस पूरी जाएगी, रिटायरमेंट हो जाएगी। और इफ़ दे बिकम इनवैलिड बिफोर रिटायरमेंट, इसका क्या मतलब है? इफ़ दे बिकम इनवैलिड बिफोर रिटायरमेंट, इसका मतलब है कि कोई सर्विस के दौरान कोई जो एम्प्लॉय है उसका अनसाउंड माइंड है, मतलब पागल हो जाता है या उसका मतलब मजबूरी ऐसी हो जाती है, एक्सीडेंट हो के या कुछ भी हो सकता है कि वो काम करने के काबिल नहीं रहता, तो फिर वो रिटायर हो जाता है, उसको कहते हैं इनवैलिड। दे बिकम इनवैलिड और टू दे फैमिली इन केस ऑफ डेथ, और ये पहले उसने 3 बातें और उसकी फैमिली को दी जाती हैं। यहाँ पर उसने 3 बातें कि ये अमाउंट किसको दी जाएगी? पहले तो उस बंदे को दी जाएगी जो एम्प्लॉय था रिटायरमेंट के बाद। सेकंड क्या है, अगर वो रिटायरमेंट से पहले काम करने के काबिल नहीं रहता तो फिर उसको रिटायरमेंट दे के उसको क्या किया जाएगा, ये दी जाएगा सुपरनेशन फंड। और तीसरा, अगर वो मर गया है या फौत हो गया है तो उसकी फैमिली को दिया जाएगा। फिर क्या है, द प्रेजेंट government has adopted a reasonable and liberal policy for the pension. For the pension of widows and orphans of the deceased employees. इसका मतलब ये क्या है, द प्रेजेंट आज की जो गवर्नमेंट अभी आप किसकी चल रही है? इमरान खान की चल रही है। उन्होंने एक मुनासिब और लेबल को से कहते हैं आज़ादाना ख्याल। लेबल का जो लफ्ज़ी मतलब होता है वो होता है आज़ादाना ख्याल। उन्होंने एक मुनासिब और आज़ादाना ख्याल की किस्म की क्या बनाई है? पॉलिसी बनाई है। किसके रिलेटेड पॉलिसी बनाई है? पेंशन के रिलेटेड, जिसमें जो एम्प्लॉय है उसकी बेवा और उसके यतीम जो बच्चे हैं या बच्चियों को दी जाएगी। और ये दी तो जाएगी लेकिन कहाँ से दी जाएगी? द अमाउंट इज़ आल्सो पेड आउट ऑफ द सुपरनेशन फंड। जो अमाउंट इनको दी जाएगी ये दी जाएगी सुपरनेशन फंड से। अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, द कमिश्नर of income tax approve such funds in which case the amount contributed by an employer is treated as business expenditure, resulting in a decrease in the tax payable. Under the income tax ordinance, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के अंडर तक जब कमिश्नर जो है वो इसको अप्रूव करेगा कि ये अमाउंट जो है जो एम्प्लॉयर नौकरी देने वाला है वो जब इसे कंट्रीब्यूट करेगा तो उसको एज ए बिजनेस एक्सपेंडिचर कंसिडर किया जाएगा। किसमें? अकाउंटिंग में। जब अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेगा तो इस जो फंड में जितने भी कंट्रीब्यूशन करेगा एम्प्लॉयर उसको एज ए एक्सपेंडिचर कंसिडर किया। जब एक्सपेंडिचर कंसिडर करेगा इस तरह क्या होगा कि जो कंपनी का टैक्स बनेगा तो वो डिक्रीज़ हो जाएगा। इसमें इतनी सी बात है। तो इसके बाद हमारे पास आती है असेसमेंट का जो सेक्शन है सेक्शन 2 सब सेक्शन 5। असेसमेंट का जो लफ्ज़ी मतलब होता है वो होता है तशख़ीस। इसका मतलब चेकअप करना या कैलकुलेशन करना या जांच पड़ताल करना, आम ज़ुबान में कहें तो असेसमेंट। उसमें हम देखते हैं क्या बोल कह रहे ऑथर क्या है, असेसमेंट इंक्लूड्स प्रोविजनल असेसमेंट, रीअसेसमेंट एंड अमेंडेड असेसमेंट एंड द कोग्निट एक्सप्रेशंस शैल बी कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंगली। असेसमेंट में क्या चीज़ इंक्लूड है?
असेसमेंट में जो चीज़ इंक्लूड है वो है प्रोविजनल असेसमेंट। प्रोविजनल असेसमेंट कहते हैं जो कानून के मुताबिक आपके टैक्स के लिए कैलकुलेशन की जाए, जो आपके टैक्स की जांच पड़ताल की जाए। प्रोविजनल जो है, प्रोविजनल कहते हैं कानून को। वैसे जो प्रोविजन जो यूज़ होता है वो चेक के लिए भी यूज़ होता है। रीअसेसमेंट रीअसेसमेंट का मतलब है कि आपकी पहले एक दफ़ा असेसमेंट हो चुकी है, लेकिन फिर भी एफबीआई को शक है कि कुछ आपने जो इसमें कुछ चीज़ें गलत हैं, जो आपने सही तरीके से जो रिटर्न फाइल किया है उसमें कुछ गलतियाँ हैं। तो फिर इस तरह ये होगा कि वो एफबीआई आपकी जो रिटर्न आपने फाइल किया इसकी फिर से असेसमेंट करेगा। और फिर आता है अमेंडेड असेसमेंट। अमेंडेड का मतलब होता है तब्दील करना या कुछ भी असेसमेंट को। आपने रिटर्न फाइल करवाया है, रिटर्न फाइल करवाने के बाद जब असेसमेंट करता है एफबीआई तो उसमें देता है जी आपके पास तो गाड़ी भी है और आपने गाड़ी भी जो है वो अपने उसमें नहीं लिखी, रिटर्न में नहीं लिखी, लेकिन आपके पास तो गाड़ी भी है। तो एफबीआई को बोलेगा आपके पास तो गाड़ी भी है, तो आपने इसमें नहीं लिखी अपने एसेट्स में, इसको शो नहीं किया, आपने इसको अपने एसेट में शो नहीं किया। तो आप कहेंगे जी मैं भूल गया था, या कोई भी रीज़न करके बता देंगे। फिर जब एफबीआई उस एसेट को आपके रिटर्न में ऐड करेगा तो फिर वो आपका जो रिटर्न है वो अमेंडेड हो जाएगा, मतलब तब्दील हो जाएगा। तो उसको कहते हैं अमेंडेड असेसमेंट। तब्दील करके फिर आपकी जो टैक्स कैलकुलेशन की जाएगी वो आपका जो टैक्स कैलकुलेट है वो अमेंडेड असेसमेंट पर कैलकुलेट होगा। एक्सप्लेनेशन देते हैं। असेसमेंट इज द प्रोसेस वेयर बाय द डेटा ऑफ अ पर्सन, इनकम, एक्सपेंसेस, टैक्स पेमेंट्स एक्सेट्रा। असेसमेंट का एक प्रोसेस है। मैं आपको पहले कहा है कि असेसमेंट का मतलब है कैलकुलेशन करना या कुछ जांच पड़ताल करना या तशखीस। असेसमेंट एक प्रोसेस है, एक अमल है जहाँ पर पर्सन या बंदे का डेटा जो है उसके उनसे डेटा, आपका बायोडेटा नहीं, आपका चाहिए होता है इनकम, एक्सपेंसेस और टैक्स पेमेंट के बारे में डेटा होता है, जहाँ पर जिसकी मदद से फाइनल टैक्स, आपका जो फाइनल टैक्स पे करना है एफबीआई को वो चेक किया जाता है और आपको बताया जाता है कि हाँ भाई ये चीज़ है, आपने इतना टैक्स पे करना है। फिर उसके बाद आता है टैक्स ईयर। टैक्स ईयर मीन द पीरियड ऑफ 12 months बिगिनिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई नेक्स्ट फॉलोइंग द इनकम ईयर एंड नेक्स्ट फॉलोइंग द इनकम ईयर। असेसमेंट का जो मतलब है कि 12 मंथ का टाइम जो शुरू होता है 1 जुलाई से और एंड होता है 31 जून को, नेक्स्ट मंथ के 31 जून तक। नॉर्मली जो है ये इसको असेसमेंट ईयर कहते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा पीरियड जो कि सच अ पीरियड डेट इज डीम्ड under the provision of this ordinance to be assessment year in respect of tax year। नॉर्मली जो असेसमेंट ईयर होता है, असेसमेंट ईयर को कहता है किसको, असेसमेंट ईयर इसको कहते हैं कि आपका इस डेट से लेकर इस डेट तक हम आपका टैक्स कैलकुलेट करेंगे। मतलब यहाँ इस 1 जुलाई से लेकर 31 जून तक हम आपने जो भी ट्रांजैक्शन किए हैं, जो भी प्रॉफिट कमाया, इस पर हम आपका टैक्स कैलकुलेट करेंगे। और ये नॉर्मली 12 मंथ का होता है। लेकिन अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जो सीजनल है या ये जो इसका टैक्स ख़त्म हो रहा है, नॉर्मल जो टैक्स है ये गर्मियों में ख़त्म हो रहा है, और जो आइसक्रीम वाली हैं, जूस वाली कंपनी ये कहती है कि हमारा यही तो सीज़न था, इसी में महीना में हमारी क्या होती है, सेल जो इंक्रीज़ होती है, रेवेन्यू जनरेट होते हैं। अब हमसे दिसंबर में जो है वो रिटर्न जो है उसमें हमसे आप डेटा कलेक्ट करें और हमें रिटर्न हमारा टैक्स बताएं कितना बनता है। इसका मतलब ये है जो भी पीरियड होगा, जो भी पीरियड जिसमें आपका टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा, हाँ भाई इस डेट से लेकर इस डेट तक हम आपका जो
टैक्स कैलकुलेट करें वो आपका टैक्स ईयर कंसिडर किया जाएगा। एक्सप्लेनेशन आप खुद देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर। हम देते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन जो कहते हैं मतलब एक ताल्लुक या आपस में कोई ताल्लुक को कहते हैं एसोसिएशन, या आपस में कोई रिश्ता जैसा कुछ कहते हैं उसको एसोसिएशन कहते हैं। लेकिन एसोसिएशन ऑफ पर्सन इनकम टैक्स जो है उसका सेक्शन 2A सब सेक्शन 6 है। और इनकम टैक्स में एसोसिएशन ऑफ पर्सन का जो मतलब है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन इंक्लूड्स अ फर्म, अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, any artificial judicial person, any body or person formed under a foreign law. However, it does not include a company. हम किस चीज़ को एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहेंगे? फर्म को कहेंगे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो हिंदू होते हैं इनका जो फैमिली स्ट्रक्चर होता है वो अभी भी आप जाएँ इंडिया में तो किसी बहुत से घरों में आपको हिंदू है वहाँ पर जॉइंट फैमिली सिस्टम होगा। उसको क्या कहते हैं? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। पहले नंबर पे फर्म को कहते हैं, दूसरे पे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को कहते हैं, तीसरे पे एनी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। अब ये कौन है? ये जो 1984 का एक्ट आपने पढ़ा होगा, अब अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपने एक्ट पढ़ा होगा। जो कंपनी है वो अपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन की हैसियत रखती है, जो भी मतलब ऐसी हो गया जो उसको हम क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल डिजिटल पर्सन। वो बॉडी ऑफ पर्सन फार्म अंडर अ फॉरेन लॉ। और कोई भी ऐसी बॉडी कौन सी होगी? ये ह्यूमन बॉडी नहीं, कोई कॉर्पोरेट बॉडी। यहाँ पर वो बात कर रहा है बॉडी कौन सी? कॉर्पोरेट बॉडी, जिससे वो किसी फॉरेन लॉ के तहत कायम की गई हो, उसका हम एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहेंगे। However, it does not include a company. जबकि जिसमें कंपनी इंक्लूड नहीं है। अब जिसमें कंपनी इंक्लूड क्यों नहीं, ये तो FPR को पता है क्यों नहीं इंक्लूड है। जब उन्होंने लॉ अमेंडमेंट करते हैं हर साल, नहीं तो इस साल जो अमेंडमेंट किया है उसमें उन्होंने इसको इंक्लूड नहीं किया। लास्ट ईयर भी इंक्लूड नहीं किया था, लेकिन इस साल भी इंक्लूड नहीं किया। किसको? कंपनी को एसोसिएशन ऑफ पर्सन में। इसमें अगर बाद में अगर कोई अमेंडमेंट आती है वो इसको इंक्लूड भी कर सकते हैं। ये अंत तक होता है। आज हमने जो पढ़ी है वो 5 डेफिनेशंस। सबसे पहले आती है अप्रूव्ड एम्प्लॉयमेंट पेंशन और एन्युटी स्कीम, जिसका सेक्शन 2 है सब सेक्शन 3D है। फिर आती है अप्रूव्ड सुपरनेशन फंड, जिसका सेक्शन 2 सब सेक्शन 4 है। फिर आता है असेसमेंट का जो सेक्शन 2 है सब सेक्शन 5 है। असेसमेंट टीयर का जो सेक्शन 2 है वो सब सेक्शन 5A है। और एसोसिएशन ऑफ पर्सन का जो है वो सेक्शन 2 है और सब सेक्शन 6 है। ये हमने 5 डेफिनेशन पढ़ी हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह एग्रीकल्चर इनकम को डिस्कस करेंगे, क्या चीज़ होती है उसके बारे में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। शुक्रिया।